नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फ्रांस के पेरिस में एक हफ्ते पहले हुए हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सभी देशों को इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जरूरी कदम उठाने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके अधिकृत किया है। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फैबियस ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एक वक्तव्य में कहा कि इससे यह साबित होता है कि दुनिया के सभी देश इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एकजुट हैं। यह प्रस्ताव किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई के लिए कानूनी आधार का विकल्प नहीं देता है और न ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 7वें अध्याय के तहत बल प्रयोग के लिए अधिकृत करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आईएस को दुनिया के लिए खतरा बताते हुए प्रस्ताव में इराक और सीरिया में इसका खात्मा करने के लिए और प्रयासों को बढ़ाने का आह्वान किया गया है। फ्रांस ने यह प्रस्ताव 15 सदस्यीय परिषद को गुरुवार को भेजकर इराक और सीरिया से आतंक का जड़ से खात्मा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन ऐसे में भी कई सवाल अभी भी मुंह बाए खड़े हैं कि क्या इस प्रस्ताव के बाद भी क्या सचमुच सारे देश अपने अपने हितों को छोड़कर एक मंच पर आ गए हैं। भारत आतंक के खिलाफ जिस एक स्वर की मांग करता रहा है, क्या वो उन देशों पर भी लागू होगा जो लंबे समय से आतंक की फैक्ट्री बने हुए हैं। आतंकवादियों को मिलने वाली फंडिंग के रास्ते क्या बंद किए जाएंगे। आतंक के खिलाफ संपूर्ण लड़ाई का स्वरूप क्या होगा। क्या बड़े देश हवाई हमलों से आगे बढ़ेंगे और क्या जमीन पर उतरेंगे। ये तमाम सवाल है इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद भी, और इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान। हमारे साथ है जयंत प्रसाद, जो पूर्व राजनयिक हैं और आईडीएसए के मौजूदा महानिदेशक हैं। हमारे साथ है कोमोडोर उदय भास्कर, रक्षा और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जो सवाल हमने उठाए हैं, शुरुआत करें जयंत जी आपसे। जो सवाल हमने उठाए हैं कि क्या एकजुटता का क्या मतलब समझा जाए ऐसे वक्त में जब सब देशों के, बड़े बड़े देशों के अपने हित हैं और उस आधार पे वो इस आतंक की लड़ाई की परिभाषा करते आए हैं, उस तरह से कार्रवाई करते आए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तरह से तो एकजुटता है। एकजुटता इस मामले में है कि सभी लोग इसको मानते हैं, जैसा आपने शुरू में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए आतंकवाद से सभी को मिलकर लड़ना ज़रूरी है। लेकिन आतंकवाद का डेफिनेशन क्या है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। आतंकवाद किसको कहते हैं, उसको लेके अभी तक समझौता हो नहीं पाया है। इस कदम को आप सकारात्मक मानते हैं? ये कदम सकारात्मक तो है, लेकिन देखिए 1999 के बाद ये 14वां रेजोल्यूशन है संयुक्त राष्ट्र परिषद का आतंक के खिलाफ। और हम लोगों की चेष्टा ये रही है भारतवर्ष की कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म पर समझौता हो जाए। तो जो 14 प्रस्ताव रहे हैं उन सब में वो कॉम्प्रिहेंसिव और वो कदम और शायद उस तरह की चीजें नहीं हो पाई, क्या ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और 2005 में एक शिखर सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसमें सबकी सहमति थी कि इस कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और पारित होना चाहिए। और उसमें एक एक्शन प्लान की प्रावधान था जो हम लोग कर नहीं पाए हैं। तो ये समस्या है हम लोगों के सामने इस वक्त, मतलब पूरी दुनिया के सामने। जी उदय भास्कर जी, यही सवाल आपसे कि जिस तरह से अभी जयंत उन्होंने बताया कि 1999 के बाद ये 14वां प्रस्ताव है इस तरह का, और क्या आप इसको सकारात्मक मानते हैं, और खासकर इस कॉन्टेक्स्ट में कि इससे पहले भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं लेकिन शायद इस स्तर पे सवाल नहीं उठे थे? सब कदम तो जरूर सकारात्मक है, परंतु मैं कहूँगा केवल एक प्रतीकात्मक रूप से। अर्थात ये कि जैसे जयंत जी ने भी बताया है, ये पहली बार नहीं है कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस प्रकार का जो प्रस्ताव है हम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के मंच से इस प्रकार से हम घोषित कर रहे हैं। और मैं शब्दकोश को सुन रहा था कि पहले फ्रांस के विदेश मंत्री महोदय ने कहा कि जरूरी कदम जो है सारे देशों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं उठाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ। और मुझे याद आ रहा है कि सितंबर 2001 जब न्यूयॉर्क में इसी प्रकार का हमला हुआ था और
वही सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव उन्होंने उस वक्त घोषित किया था और आम तौर पे भावना और शब्द इसी प्रकार के थे। पर 14 साल के बाद 2015 में अफगानिस्तान की जो स्थिति है वहीं के वहीं है आम तौर पे, और जो सहमति की हम बात कर रहे हैं कि कौन सा देश अपने राष्ट्रीय हित को नजरअंदाज करते हुए ये इस प्रकार का जो समुदाय के लिए या विश्व के लिए दहशतगर्दी को समर्थन देने के लिए दूसरा जो शब्द का प्रयोग किया गया था कि लेकिन इसमें जड़ से हाँ, इनको खत्म करना चाहिए। हाँ। सब लोग जानते हैं जड़ कहाँ पे है, जड़ कहाँ पे है। परंतु जो भी हम पहल कर रहे हैं, मान लीजिए अभी दाइश के ऊपर, बार बार राका के ऊपर हम एरियल बम्बार्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका ने किया है, रूस ने किया है, अभी फ्रांस भी कर रहा है। तो जब तक ये राजनीतिक सहमति मैं कहूंगा और ईमानदारी से नहीं बनेगा, ये हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जड़ सऊदी में है, जड़ पाकिस्तान में है, और जड़ उस प्रकार के मैं कहूंगा कि गुटों में है जो कि विचारधारा के अलावा और भी ऐसे हरकत कर रहे हैं जो कि दहशतगर्दी को समर्थन दे रहा है। मुझे ये बताइए कि क्या ये प्रस्ताव इस बात की कुछ संकेत देता है उदय जी कि इसमें जो है हवाई हमले से आगे बढ़ के कार्रवाई होगी? क्या संकेत इसके मिलते हैं? साहब, अभी मेरे ख्याल से जब दोबारा बैठक होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में, और जो शक्तिशाली देश, मान लीजिए इस वक्त अमेरिका भी वहां है और फ्रांस भी है, रूस भी है, जब तक उनकी जो सैनिक पहल है उसका एक राजनीतिक उद्देश्य का सहमति नहीं बनता है, मैं सीरिया की तरफ इशारा कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें भी रूस का अलग स्टैंड है और अमेरिका, दो बड़ी शक्तियां, इनका अलग अलग स्टैंड है, और इस पे भी सवाल है, क्योंकि आज का प्रस्ताव मैं कहूंगा, या अभी जो प्रस्ताव की हम बात कर रहे हैं, ये केवल आलाप है। ठीक है, ठीक है जैन जी, यही सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे। इससे पहले कुछ इसी तरह की भाषा के साथ रूस ने एक प्रस्ताव रखा था जिसको नहीं माना गया, और उसमें खासकर एक शब्द जिसकी बात कही गई थी कि जो वहां की सरकार है उसका समर्थन, उसके साथ सहयोग, कुछ इस तरह की बात थी जिसे नहीं माना गया। अभी भी बराक ओबामा साहब कहते हैं कि जब तक असद सरकार नहीं हटेगी तब तक शायद पूरा इस समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसे में आप कहाँ देखते हैं रूस और अमेरिका को और इस रेजोल्यूशन को? इसमें एक जटिल समस्या ये है कि शुरू में ही जब ये समस्या उठ खड़ी हुई, इस वजह से उठ खड़ी हुई कि लोगों ने कहा कि वहाँ सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, और सत्ता परिवर्तन कौन करेगा, कैसे करेगा? जिन लोगों को इस काम में लगाया गया वो लोग जाके दाइश के हिस्सेदार बन गए। और रूस का कहना यह है कि आप किसी सरकार का तख्ता पलटकर उस देश में सुधार नहीं ला सकते हैं। ठीक है, उस सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा, और नहीं तो मुश्किलें आ जाएंगी। और यही इराक में हुआ, यही लिबिया में हुआ, और यही सीरिया में होने के आसार थे। रूस ने बहुत तेज आवाज नहीं उठाई तो असल में अब लोगों को समझ में आ रहा है कि जो बड़े P5 कंट्रीज हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो आपस में तालमेल रखें। असल में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक समस्या शुरू से ये रही है कि एक मिलिट्री कमीशन की भी संभावना थी। हम उस चार्टर में लिखा हुआ है, वो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि इन पांचों देशों का समन्वय शुरू से ही नहीं रहा। ठीक है। और अब जो समस्याएं पूरे भूगोल के सामने, सभी देशों के सामने, दुनिया के सामने हैं, उसमें उनको साथ मिलकर काम करना होगा। ठीक है, एक बात जो भारत कहता रहा है उदय जी कि बार बार की आतंक की परिभाषा तय होनी चाहिए, और कहीं वो किसी और नाम से जाने जाते हैं, कहीं वो आज़ादी के लड़ाकों के तौर पे जाने जाते हैं, कहीं वो राज्य की नीति का हिस्सा है उनके हितों को साधने के लिए। इसका भारत सबसे बड़ा गवाह है। आपको लगता है इस तरह का प्रस्ताव उन पे चोट करता है, भारत की जो अपनी चिंताएं जिस तरह से रही है? भारत, जैसे पहले भी हम लोग कह रहे थे कि हमने ये इंटरनेशनल कन्वेंशन के लिए बार बार कहा है, खास भारत का जो दिसंबर 2001 का जब संसद के ऊपर हमला हुआ था, और कई और ऐसे घटनाएं हैं जबकि भारत ने बार बार कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये एक चुनौती है कि सबसे पहले हम कम से कम इस बात पे तो सहमति बने कि टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है। और जैसे आपने कहा, जब भी ये बात उठती है
वही वाला पुराना कि वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट, इस प्रकार का वहाँ व्याख्या होती है। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जहाँ भी जाते हैं वो इस बात को रेखांकित करते हैं कि एक सहमति होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंच में कि टेररिज्म के अंदर किसी प्रकार का ये गुड बैड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक ही प्रकार का दायरे में इसको, जहां तक पॉलिसी की बात है, अपनाने के लिए ये सहमति बनना चाहिए, परंतु ये अभी तक नहीं बना है। और अभी मुझे लगता है कि हाल में जब G20 का बैठक हुआ था तुर्की में, वहां पे हल्का सा एक इशारा सा मुझे लगा था कि शायद ये सहमति बन रहा है, परंतु जब तक शक्तिशाली देशों के बीच में ये सहमति नहीं बनती है, जैसे जयंत जी ने अभी भी कहा है कि UNSC के अंदर आप जितने भी भला आप रेजोल्यूशन पास करें, पर मैंने पहले भी कहा कि ये प्रतीकात्मक है। ठीक है। मोटी बात तब होगी जब शक्तिशाली देशों के बीच में सहमति। क्या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे संयुक्त राष्ट्र ने जमात उद दावा को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह से प्रतिबंधित नहीं है, उस तरह की गतिविधियां चलती रहती, इसे ऐसे समझ सकते हैं? और हम शायद बात को और भी आगे बढ़ा सकते हैं कि इसी जो दहशतगर्दी का अभी हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जो भी देश, जैसे हमारे क्षेत्र में पाकिस्तान का पूरा जो तजुर्बा या भूमिका रहा है सब लोग जानते हैं। क्या अभी जैसे ये जरूरी कदम की बात हो रही है, शक्तिशाली देश वो अपना दबाव बनाएंगे पाकिस्तान के ऊपर? मैं कहूंगा शायद नहीं बनाएंगे, क्योंकि वही फिर बात अड़ जाती है कि अफगानिस्तान के अंदर किसी का ये हित है, वो हित है। ठीक है जयंत जी, हम जानते हैं कि जब तक जमीनी सेना नहीं उतरती है, वो जाके इलाके पे कब्जा नहीं करती है, तब तक वहां पे दुश्मनों का सफाया नहीं होता है, हवाई हमले जितने भी कर लिए जाए। ये मोटी सी बात है। ऐसे में हम जानते हैं बराक ओबामा साहब, उन्होंने कहा कि अगर हम सेना भेजेंगे तो वो मारे जाएंगे, घायल होंगे, और इसमें कई सारी बातें हैं। आपको लगता है जब इस तरह से सबसे बड़ी महाशक्ति सोचता है तो इस तरह के जो प्रस्ताव है, रेजोल्यूशन है, उसको आप कहाँ तक होता है देखते हैं? क्योंकि और जो लड़ाई की बात कही जा रही है, कैसे इसका स्वरूप क्या आपको दिखता है? नहीं, वो ज़रूरी बात नहीं है कि सेना उतारी जाए कि नहीं, वो भी बाहर के मुल्कों के द्वारा। इस रेजोल्यूशन में ये साफ साफ कहा है कि जिस देश की जो क्षमता है वो सब संभव कदम खुद उठाएंगे। लेकिन सीरिया और इराक में तो उनकी सरकारों की कोई क्षमता ही नहीं है। इसमें समस्या यह है कि अगर तालमेल हो, सब में आपसी सहयोग हो, तो बिना बाहर की सेना ले जाए हुए वहाँ के लोगों को ही इस तरह से संगठित किया जा सकता है कि समस्या का समाधान आसान है। असली मुद्दा यह है कि आपस में सहयोग नहीं है। अगर आपस में सहयोग हो जाए तो ये मुद्दा आसानी से सुलझ सकता है। आसानी का मतलब ये नहीं कि आज सोचा और कल सुलझ जाएगा, एक आध साल में स्थिति काबू में आ सकती है। बात यह है कि इसके कई पहलू हैं और लॉन्ग टर्म इसके सॉल्यूशंस खोजने होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में दो काम करने हैं। टेररिस्ट नेटवर्क्स को डिसरप्ट करना है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उनके सपोर्ट को उसको ख़त्म करना है। ठीक है। ये इन दोनों कामों के लिए बाहर की सेना लाना आवश्यक नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात इसमें यह भी कही है, फंडिंग की बात बार बार कही जाती है और उस पर भी चिंता जताई गई है। पुतिन साहब ने कहा कि 40 देशों के से फंडिंग हो रही है और कई बड़े उसमें G20 के देश भी हैं। तो इस तरह का प्रस्ताव आपको लगता है इस तरह की फंडिंग पे रोक लगाता है उन देशों पे जो बड़े देश हैं आर्थिक तौर पर? देखिए, दाइश का जो पहलू है, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उनके 20,000 योद्धा हैं। उस 20,000 योद्धा में अगर पहले 10 देश लिए जाएं जहां से उनके फाइटर्स आ रहे हैं, उसमें 4 देश G8 कंट्रीज़ के हैं, जिसमें 3 देश जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ में परिषद में परमानेंट मेंबर हैं। वो देश हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया। इन 3 देशों से वहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ योद्धा जा रहे हैं, दाइश के लड़ाकू जा रहे हैं उनकी तरफ से लड़ने के लिए। और बाकी जो 6 देश हैं वो वहीं अगल बगल के देश हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद टूनिशिया की है, जिससे 5,000 लोगों का के जाने की संभावना है। तो अगर आप देखा जाए तो ये जो कोलिशन है दाइश का, इसमें कुल मिला के 80 देशों के प्रतिनिधि हैं। और जब आप कह रहे थे कि लोग शामिल हैं। हाँ जी, और अगर
वो सरकारों के नहीं, वो तो हाँ, वॉलंटियर्स बिल्कुल, हैं। हाँ। और जो सरकारें लड़ रही थी अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स के हिस्सेदार थे, उसमें 43 कंट्रीज थे। तो ठीक मतलब है। करीब करीब दुगने देशों से वहाँ दाएश के लोग एकत्रित हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। उदय जी, मैं जो फंडिंग वाला जो मुद्दा है उस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जो एक बड़ी बात निकल कर आई, जैसे पुतिन साहब ने कहा, और उस पे बड़ी चिंता जताई जा रही है। क्या लगता है, उसको लेकर क्या उम्मीद जगती है? साहब, जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्लोज है टेररिज्म के लिए, इस क्षेत्र में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव भी हैं, यूनाइटेड नेशंस ने भी पास किया है। इसके साथ साथ हर एक देश को यह कहा गया है कि उनको अपने जो कानून है, एक प्रकार की हार्मोनाइजेशन की भी उन्होंने बात की। तो अर्थात ये कि प्रस्ताव और कानून की कमी नहीं है, परंतु इनको इम्प्लीमेंट करने की जो ईमानदारी है, जो पॉलिटिकल इंटेग्रिटी की हम बार बार बात करते हैं, कमी मुझे लगता है वहाँ पे है। क्योंकि चाहे आप दाइश के बारे में बात करें या अफगानिस्तान और वहाँ का जो तालिबान का हमारे पास तजुर्बा रहा है, और दोनों में शायद यही है कि जो शक्तिशाली देश हैं या जिन देशों को एक प्रकार का अपने राष्ट्रीय हित मानते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्लो के ऊपर वो दबाव नहीं डालेंगे, और हमारे ही क्षेत्र में पाकिस्तान का उदाहरण है, अफगानिस्तान के संदर्भ में, ठीक है। तो कानून की कमी नहीं, राजनीतिक ईमानदारी और दृढ़ता की कमी है। ठीक है। एक रिपोर्ट अभी कुछ दिनों पहले आई, वो ये कहता है कि 2014 में पूरी दुनिया में 80% आतंक बढ़ गया, और उसके लिए बोको हरम और आईएसआईएस जैसे संगठन जिम्मेदार थे। क्या ये सवाल आज हमें उठाना चाहिए इस प्रस्ताव के बाद कि ये रेजोल्यूशन और पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि इस तरह की चीजें तो पहले भी हो रही थी और काफी संख्या में हो रही थी। साहब देखिए, रेजोल्यूशन तो इसलिए आया है क्योंकि पेरिस का हादसा हुआ था, इसमें और अगर कोई नहीं शक होता तो है। नहीं आता। मैं काफी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मान लीजिए पेरिस ना होता तो शायद माली की वजह से इस प्रकार का रेजोल्यूशन नहीं होता। मैं जयंत जी से पूछूंगा क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस सही कह रहे हैं आप। ठीक तो इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और इसलिए भारत के तरफ से अगर हमें अपना आवाज उठाना है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। ठीक है। और इससे भारत भी प्रभावित हो सकता है, तो इसलिए हमारा भी एक हित है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे शायद हमको वापस इसी बात को दोबारा दोहराना होगा कि जितने भी हमने अभी प्रस्ताव पास किए हैं उनका समीक्षा हो, और हर एक देश अपना एक रिपोर्ट बनाए कि उन्होंने कहां तक लागू किया है। ठीक है। और हम जरूर उंगली जो है पाकिस्तान की तरफ उठा सकते हैं, बिल्कुल। कि जब पाकिस्तान की बात आती है, वही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, चाहे वो अमेरिका हो या चीन, उन्होंने कौन से ऐसे सख्त कदम उठाया है, ठीक है, इन सारे कानूनों को लागू करने की। बिल्कुल बिल्कुल। और आसियान का सम्मेलन चल रहा है, प्रधानमंत्री वहां पे, और आज उन्होंने वहां पे अपने वक्तव्य में आतंकवाद के मुद्दे पे अपना बयान दिया। ये सुनते हैं क्या कहा है वो। Terrorism has emerged as a major global challenge that affects us all here. We have excellent bilateral cooperation with ASEAN members, and we should see how we can enhance our cooperation at the regional and international level, including through support for adoption and comprehensive convention on international terrorism. तो ये प्रधानमंत्री आसियान में आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए, और इन तमाम बिंदुओं को प्रधानमंत्री ने कई मंचों पर रखा। जैन जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज अगर इस रेजोल्यूशन में एक कॉम्प्रिहेंसिव समन्वित कार्रवाई की बात की जाती है, कोई इसमें आपको एक ढांचा मिलता है कि कैसे ये हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ? नहीं, ये रेजोल्यूशन तो सिर्फ अभी केंद्रित है कि दाइश ने जो हमला किया पेरिस पर, उस पर है, और सभी क्षमता वाले देशों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो क्या कदम उठाएंगे। इसमें कोई इस प्रकार के ठोस कदम नहीं हैं जो आगे का संकेत देते हैं कि कैसे एकजुटता की बात से आपने ये चर्चा शुरू की थी, एकजुटता कैसे हो, इस पे कोई संकेत नहीं है। तो जो ये कहा गया कि हर देश अपने क्षमता के अनुसार काम करे, दोगुनी क्षमता से काम करे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एक प्रतीकात्मक, जैसे उदय भास्कर जी ने कहा, इसका संकेत ये है कि सभी देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, और एक बढ़ावा है एक दूसरे पे सहयोग करने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि
क्या पहले हो रहा था और क्या अब हो रहा है। पिछले 2 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का स्वभाव बदल गया है, और स्वभाव इस प्रकार से बदला है कि पहले दाइश जैसी संस्था थी नहीं, और दाइश के पास क्या है जो पहले अलकायदा के पास नहीं था। दाइश के पास एक सरकार है, दाइश के पास आर्थिक व्यवस्था है, और दाइश के पास सेना है। ये तीनों चीज़ें उनके पास आतंकवादी थे, पर ऑर्गेनाइज्ड फोर्स की कमी थी जिस प्रकार से यहाँ है। और वहाँ भी वॉलंटियर्स आते थे दूसरे देशों के, लेकिन इनके जो आर्थिक बेस है इनका बहुत ठोस है। तो ये हम एक नई प्रकार की संस्था से जूझ रहे हैं, जिसके लिए नए प्रकार के तंत्र बनाने होंगे जो अभी तक बन नहीं पाया है। उदय जी, अब आखिरी सवाल आपसे यही कि आगे का रास्ता आपको क्या दिखता है? अगर इस तरह से कम एक प्रतीकात्मक तौर पर पूरी दुनिया एक मंच के नीचे आती है, तो क्या आगे का रास्ता अब आप देखते हैं? आगे का रास्ता साहब मेरे लिए यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये जो सहमति की हमने बात की है, और ईमानदारी और दृढ़ता, क्योंकि ये जो प्रस्ताव है, ये मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि ब्रिटेन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें एक उनका डोमेस्टिक पहलू भी है। प्रधानमंत्री कैमरन का अपना एक कारण है, क्योंकि वो भी जहां तक दाइश के खिलाफ जो इस वक्त सैनिक कार्रवाई है वो भी शामिल होना चाहते हैं। और मैं यही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म जो इनके ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य हैं, उसको अगर मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो शायद हम उस जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे जो कि इस प्रस्ताव का केंद्र बिंदु है। तो इसलिए चुनौती को हमें समझना चाहिए, और एक हल्का चिंताजनक इसमें पहलू यह है कि यदि हर एक देश इसको अपनी तरफ से इसको इंटरप्रेट या व्याख्या करे तो चीन, और इस वक्त चीन के सामने जो समस्या है उगर के वहां पे जो सिंकियान प्रांत में, तो वो अपने पूरे क्षमता इस्तेमाल कर सकते हैं और कहेंगे कि साहब ये सब दहशतगर्दी है। तो इस प्रकार की इंटरप्रिटेशन से भी हमें थोड़ा सा चिंताजनक। बिल्कुल, निश्चित तौर पर काफी गंभीर सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी आपका और जैन जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक प्रतीकात्मक पहल तो है, लेकिन इसके पीछे जो छुपे हुए सवाल हैं उसको एड्रेस करना, उसके हल तलाशना बहुत जरूरी दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। नमस्कार।